ये क्वेश्चन कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना जरूरी क्यों है। ये बाद में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द स्टडी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज नीडेड। मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी को जानना जरूरी क्यों है। ठीक है, एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए घर से निकलते हो तो कभी ऐसा हुआ कि घर से निकलने के पहले आप गूगल मैप पे जाके ट्रैफिक देखते हो कि लाल है या ब्लू है? देखते हो या नहीं देखते हो? क्यों देखते? What is the importance of knowing the red route and the blue route? Why? आप गूगल मैप पे जाके रूट को क्यों देखते हो? क्या आपके कारण रूट चेंज हो जाएगा? क्या आपके कारण वो ट्रैफिक हट जाएगा? क्या आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो? नहीं, लेकिन फिर भी उसको क्यों देखते हो? आप इस मैप को क्यों देखते हो? आप इस मैप को क्यों देखते हो कि गूगल मैप पे ये रेड है या ग्रीन है, ये ट्रैफिक है या ट्रैफिक नहीं है? क्यों देखते हो? ताकि आप उस रास्ते को पकड़ पाओ जिस रास्ते पे ट्रैफिक ना हो। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस के एनवायरनमेंट का स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। क्यों? ताकि आप निर्णय ले सको कि किस रास्ते पे जानो है और किस रास्ते पे ना जानो है। समझ में आया? किस रास्ते पे आप जाओगे और किस रास्ते से आप नहीं जाओगे। अब आपको बता देता हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए ज़रूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के आप ये पता लगा सको कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कौन सी ऐसी रिसोर्स है जो आपकी ताकत है। आप उससे, उस ताकत से अपने कंपेटिटर को खा जाओगे। जैसे मुकेश भाई के पास बैलेंस शीट में पैसों की ताकत थी, मनी की ताकत थी। उनको पता था कि मेरा 500 करोड़ चला भी गया तो मरने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस 500 करोड़ से कम पूरी मार्केट में 50,000 करोड़ का नुकसान कर दूंगा। एयरटेल का, वोडाफोन का, आइडिया का, और इनको घुटने पे ला दूंगा। तो भाई को पैसे की ताकत थी, रिसोर्स की ताकत थी। एनवायरनमेंट को एनालिसिस किया कि मेरे को 500 करोड़ से कोई फर्क ना पड़े है, लेकिन इनके 50,000 करोड़ की चूना लगा दूंगा। चूना लगा दिया। नतीजा क्या हुआ? वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा एक साथ टुगेदर में। और एयरटेल की क्या हाल है आपने समझ लिया। एयरटेल ने उस समय कहा था कि मुझे ट्राई परमिशन दे कि मैं प्रीमियम चार्ज बेचूंगा, मतलब कि मैं एक्स्ट्रा पैसा लूंगा क्योंकि मेरी सर्विस अच्छी है। भाई साहब, प्रीमियम तो गई भार में। सॉरी, माफ कीजिएगा मेरे इन शब्दों को यूज करने के लिए, भावनाओं में बह के ले लिया। भाई साहब प्रीमियम तो की है, प्रीमियम की तो ऐसी की तैसी, भाई साहब की नॉर्मल सिचुएशन भी गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि जियो ने, रिलायंस जियो ने पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी करी और उसे पता लगाया कि इसकी अपनी क्या है, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, इसके पास रिसोर्स क्या है, उस रिसोर्स का यूज कैसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रिलायंस ने एनवायरनमेंट को स्टडी करके पता लगाया कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है। उसको अपॉर्चुनिटी ये निकली कि लोग जो हैं हिंदुस्तान के गांव-गांव में अभी भी इंटरनेट नहीं चलता। अगर गांव में मैं इसको लेके चला जाऊं तो हमारा जो बहुत बड़ा यूजर होगा और हम लोग फर्स्ट मूवर होंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का डीप स्टडी करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट है, नीड है, जरूरत है कि फर्स्ट मूवर बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, हम अगर भविष्य में अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है, सौभाग्य छुपा हुआ है, सौभाग्य, हाँ क्या हिंदी बोला यार, मजा आ गया। यानी कि होने वाले फायदे छुपे हुए हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। ये सारे फायदे हैं। इतना ही नहीं, एक छोटी सी बात बताओ, अगर घर से आप निकलते हो और बादल छाया हुआ है
तो आप क्या करते हो, ऊपर देखते हो कि ये बादल बरसने वाला है या बादल नहीं बरसने वाला है। आप बढ़िया सूट पहन के जा रहे हो और देख रहे हो कि बारिश आने वाली है, एकदम खतरनाक इंपोर्टेड शूज पहनते हो चमचमाती, आपको देखना है कि बारिश आने वाली है, तो आप क्या करते हो, बारिश का अनुमान लगाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर बारिश आ रही है तो इतना महंगा शूज पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बताओ, छाता लगा करके क्या कर सकते हो, ऊपर से तो गीला बचा सकते हो, शूज को थोड़ी बता सकते हो। तो शूज के ऊपर थ्रेट है, इतना महंगा शूज है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के स्टडी करने के इम्पॉर्टेंट जो है बहुत सारे हैं। कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है, अपनी रिसोर्स की ताकत का पता लगता है। जैसे मुकेश भाई को पैसे का ताकत समझ में आया, ठीक उसी प्रकार से मुकेश भाई को अपॉर्चुनिटी समझ में आया। मुकेश भाई ने के ऊपर जो थ्रेट था उसके उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी। उसी तरह से हर कंपनी के पास बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस करने के बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदो है। वो इसको ये भी पता लगेगा कि जो स्केयर रिसोर्स है उसको यूज कहाँ करूँ, मैं कैसे इस करूँ ताकि ऑप्टिमम यूज़ हो। ये तभी संभव है जब एनवायरनमेंट का डीप रूटेड स्टडी हो। अगर डीप रूटेड स्टडी नहीं होगा तो यह संभव नहीं है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट में यही बातें आपको लिखनी है, निचोड़ यही है। अच्छा चलिए, मैं इसका ना मेमोरी कोड, इसके 6 इंपॉर्टेंट बताया गया है आपके एनसीईआरटी में, पूरे के 6 का 6 आपके साथ में शेयर करता हूं, ध्यान देखिएगा। ये है, देखिएगा, SWOT, SWOT, SWOT helps in assessing, in planning and policy formulation and help in improving performance। ये मेमोरी कोड है। हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये पॉइंट नंबर आप देखिएगा 5 है। एंड पॉइंट नंबर 6 है हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ये सीधा पॉइंट याद करवा रहा हूँ। SWOT कोड है। SWOT कोड क्या है? S का मतलब है स्ट्रेंथ, कंपनी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करती है और उतनी ताकत स्ट्रेंथ को लेती है। ठीक, और W क्या है? वीकनेस, कंपनी अपनी वीकनेस को देखती है और मिनिमाइज करती है उसको। वो का मतलब है अपॉर्चुनिटी, यानी कंपनी एनवायरनमेंट को एनालिसिस करके अपॉर्चुनिटी को पहचानती है, मौके को पहचानती है ताकि मौके पे चौका मार सके। थ्रेट क्या है? थ्रेट मतलब जोखम, यानी कि कंपनी एनवायरनमेंट को देखते हुए जोखम का अंदाज लगाती है और फूक फूक करके बिल्ली की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करती है। आर यू गेट माय? नेक्स्ट है हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि एनवायरनमेंट का एनालिसिस हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्लान बनाने में, पॉलिसी बनाने में। लास्ट है एनवायरनमेंट का एनालिसिस हेल्प करता है मैनेजमेंट को इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंसेस। यानी कि ये 6 पॉइंट है जो आपको एग्जाम में लिखना है। अब एक एक करके एनसीईआरटी को हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको जनरल मीनिंग समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट बाय अ बिजनेस मैनेजर enable them not only to identify and evaluate but also to react to the forces external to their firm। बेटा रिएक्शन का मतलब कभी भी गलत नहीं होता। आप सोचते हो गलत है, रिएक्शन का मतलब होता है कि जो हमने प्रोएक्ट किया था वो फेल हो गया, तो उस मौके पे हम क्या करें, वो रिएक्ट होता है। रिएक्ट गलत नहीं होता, रिएक्ट उल्टा नहीं होता। इसको कहते हैं एडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। अगर परिस्थितियां बदल गई तो आप उसमें क्या करोगे? अगर आप मौके को भांप जाओगे तो आपका निर्णय अलग होगा। जैसे कि आप के एक दोस्त को किसी ने मार दिया थप्पड़, आप अपने कुछ दोस्तों को लेके उसके घर मारने के लिए गए, वहां देखे कि आप हो 5 वो आए 50, राइट? तो आप क्या करोगे? फिर उसको मारोगे या समझौता की बात करोगे? समझौता की बात करोगे। तो ये समझौता की बात करना रिएक्ट हुआ। तो बिजनेस की एनवायरनमेंट को देख करके, सिचुएशन को देख के, परिस्थितियों को देख करके बिहेवियर को चेंज करने में, बिजनेस बिहेवियर के चेंज करने का मौका मिलता है अगर एनवायरनमेंट की डीप स्टडी करी जाए तो। यही बात ये कहता है। ध्यान से, द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट
and its understanding by a manager can be appreciated if we consider the following fact. अगर हम following fact को देखें तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो मेमोरी कोड देखिएगा, शॉर्ट और फिर आगे लिखा है S. It helps in tapping strength useful resources. It helps in tapping strength यूजफुल रिसोर्सेज, यानी स्ट्रेंथ को टैप किया जा सकता है। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस एंड वीकनेसेस। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, यानी जो रैपिड चेंज हो रहा है और वो वीकनेस के कगार पे खड़ा करता है कंपनी को, कंपनी पहचान लेगी अगर कंपनी एनवायरनमेंट को देखेगी तो। थर्ड क्या है, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन for becoming the first mover advantages. Opportunities identification for becoming first mover advantages. Right? मैं अपॉर्चुनिटी की परिभाषा भी आपको समझाऊंगा, यहां पे सिर्फ पॉइंट लिखाता हूं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये सारे काम आएंगे। थ्रेट आइडेंटिफिकेशन एज अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट आइडेंटिफिकेशन एज अर्ली वार्निंग सिग्नल। पांचवा क्या है, हेल्प्स इन, सेम पॉइंट आता है, हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एंड सिक्स क्या है, हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंसेस। ये सिक्स हमारा में इंपॉर्टेंस है, ये बेनिफिट है, यही नीड है। मेमोरी कोड ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। SWOT हेल्प्स इन, SWOT। SWOT बहुत ही बड़ा एक्रोनियम है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट डायरेक्टली आपके पॉइंट में आ रहा है। SWOT को मैंने S को डाला है ताकि रिसोर्स का यूज स्ट्रेंथ, रिसोर्स का मिसयूज वीकनेस है, तो वहां पे दोनों में डाला हुआ है। बाकी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एंड हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, एज इट इज पॉइंट को डाला है ताकि आप याद कर सको। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आ गए, आप देख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर कमिंग हियर, ऑल ऑफ देम आर कमिंग हियर, राइट। तो आपसे अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हाउ मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज देयर, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप बोलेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस 6 एरिया में पाया जा सकता है। शॉर्ट डाडाडा, शॉर्ट डाडाडा, शॉर्ट डाडाडा। अब एक एक चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन मैं करता हूं ताकि एग्जाम में आप लिख सको। और मुझे आपसे पूरे मार्क्स चाहिए, आई वॉन्ट 100% मार्क्स फॉर यू, फ्रॉम यू। तो आपको कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा, कंटेंट समझना ही पड़ेगा। Point number 1, it helps in tapping strength useful resources. ठीक है, आप इसको it helps in tapping useful resources आगे लिख सकते हो strength development, strength rather आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो तो ज़्यादा समझ में आएगा। It helps in tapping useful resources हाइफन देके strength. It help in tapping useful resources हाइफन देके strength finding. आप लिख सकते हो स्ट्रेंथ फाइंडिंग, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि स्ट्रेंथ फाइंडिंग फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। स्ट्रेंथ को बाद में लिख दोगे तो स्ट्रेंथ फाइंडिंग आपके पास फुल पॉइंट आ जाएगा। लेकिन इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्स आप जरूर लिखोगे, क्योंकि पॉइंट स्टडी मटेरियल में एनसीईआरटी में वही है। आगे देखिएगा, एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग अ बिजनेस। अब आपको रिसोर्स पहले पढ़े हुए हैं, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मोटिवेशन, आप यहाँ नाम लिख सकते हो। आगे, विथ एनवायरमेंट एनालिसिस कंपनी कैन आइडेंटिफाई विच रिसोर्स इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी एज पर द एनवायरमेंट। एनी रिसोर्स कैन बी ए स्ट्रेंथ सच एज मैन। देखिएगा, एनवायरमेंट पे एनालिसिस करना है कि कौन सा रिसोर्स कंपनी का स्ट्रेंथ है, तो ये आपने टैपिंग रिसोर्सेस स्ट्रेंथ फाइंडिंग में लिखना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, एनी रिसोर्स कैन बी ए स्ट्रेंथ, लाइक से टाटा। टाटा का सबसे बड़ा रिसोर्स है व्हाट इज व्हाट, मैन। मैन मीन्स व्हाट, द लेबर फोर्स। कॉर्पोरेट की दुनिया में कहानी है कि इस टाटा ग्रुप में जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है
तो दे ज्वाइन टू रिटायर। मेरी फर्स्ट क्लास बिजनेस स्टडीज़ का देखोगे तो आप देखोगे कि रतन टाटा ने ये बात कही कि कोविड के केस में किसी भी व्यक्ति की डेथ हुई है तो 60 इयर्स ऑफ उसके एज तक उसके घर में सैलरी जाता रहेगा। तो इसके बदले में लोगों ने क्या किया? लोगों ने एक सबसे बड़ी बात क्या करी है कि 100% टाटा ग्रुप से लोग कमिटेड हैं। अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाएंगे 6 लाख लोगों ने उसको व्यू किया और मिलियंस में द पीपल हैव गिवन लाइक ऑन माय पर्सनल डीएम, मिलियंस में। द पॉइंट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट इज दैट टाटा का सबसे बड़ा रिसोर्स मैन पावर है। दैट इज अ पॉइंट। इनफैक्ट आप देखोगे कि मैन पावर कितना बड़ा रिसोर्स है, आगे मैं केस स्टडी डिस्कस करूंगा। इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति साहब कहते थे और कहते हैं कि हर दिन शाम को मेरा बेस्ट एसेट गोज आउट एंड इट इज माय ड्यूटी कि इन द नेक्स्ट मॉर्निंग दे विल कम इन। सो दिस इज कॉल्ड, you have to identify who is a resource. In the IT company, human is a resource. So that has to be taken care of. मान लो मैन के बाद मनी रिसोर्स है, मनी रिसोर्स आइडेंटिफाई करो। जैसे मुकेश भाई के केस में क्या है, मुकेश भाई के केस में मनी इज अ पावर, तो उनको पता है मनी उनका स्ट्रेंथ है। ये जब एनवायरनमेंट की एनालिसिस करी जाएगी तभी पता होगा। अशोक लेलैंड, मशीन इज अ स्ट्रेंथ। अशोक लेलैंड, मशीन इज स्ट्रेंथ। रॉ मटेरियल, JSPL तमनार प्लांट, देखिएगा रॉ मटेरियल कैसे है। JSPL तमनार, जो JSPL पावर है, दैट इज कॉल्ड जिंदल पावर, JPL हम कहते हैं उसको, जिंदल पावर लिमिटेड। उनका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो रॉ मटेरियल है। बिकॉज ध्यान से सुनिएगा उसको, क्यों है? क्योंकि बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए, उनका अपना कोयला है। उनको डैम चाहिए, पानी, उनका अपना डैम है, अपना डैम है। आई विल टेल यू, हाँ उनका अपना डैम है। तो रॉ मटेरियल उनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। ये एनवायरनमेंट एनालिसिस से उनको पता है। बाकी का कोई पावर कंपनी है, उसको कोयला भी बाहर से खरीदना है, उसको पानी भी बाहर खरीदना है, उसको सीमेंट भी बाहर से खरीदना है, क्योंकि ये इनपुट लगते हैं पावर के कंपनियों में। उनका सीमेंट का अपना प्लांट है, उनका पावर का अपना प्लांट है, उनका कोयला का अपना माइनिंग है, उनका पानी का अपना है, तो अपना डैम है। तो JSPL यानी कि JPL जिंदल पावर लिमिटेड, JPL की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल सब कुछ उनका इन हाउस है। ये सारी चीज़ें सिर्फ तब पता लग रहा है क्योंकि कंपनी ने एनवायरनमेंट को स्टडी किया है कि मेरे पास क्या है, क्या रिस्क है, क्या थ्रेट है, समझिएगा। सो द बिजनेस एंटरप्राइज सप्लाइज द एनवायरनमेंट विथ इट्स आउटपुट। जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं अपने प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट में फेंकता है, मार्केट में फेंकता है और मार्केट से इंटरैक्ट करता है, और दोनों इंटरैक्ट करके आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, समझिएगा। द एनवायरनमेंट विद द आउटपुट सच एज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कस्टमर, पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, रिटर्न ऑन द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन। तो ये बेनिफिट है नंबर 1, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रेंथ आइडेंटिफिकेशन। समझ में आई बात आई आपको? टैपिंग द रिसोर्स, यानी रिसोर्स का बेस्ट टैप किया जाए, बेस्ट यूज किया जाए, स्ट्रेंथ क्रिएट किया जाए, स्ट्रेंथ फाइंड किया जाए, तो ये बेनिफिट है। तो मेरे दोस्त, क्या आपको समझ में आ रहा है कि एनवायरनमेंट की एनालिसिस करने से क्या फ़ायदा है, एनवायरनमेंट की स्टडी करने से क्या फ़ायदा है, एनवायरनमेंट की स्टडी करने से ये फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 2, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस एंड वीकनेसेस। यानी कि जब एनवायरनमेंट का हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वीकनेस क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ध्यान से देखिएगा। इन ऑर्डर टू effectively cope with the significant change in the environment, manager must understand and examine the environment and develop suitable courses of the action. Management must analyze environment to identify weakness and take corrective action to minimize it. Today, business environment is getting increasingly dynamic, where changes are taking place at a fast pace. If it is not the fact of the change itself that's so important
as the pace of the changes. टर्बुलेंट मार्केट कंडीशन वीकनेस हो सकता है, लेस ब्रांड लॉयल्टी वीकनेस हो सकता है, डिवीजन एंड सब डिवीजन फ्रैगमेंटेशन ऑफ मार्केट ये वीकनेस हो सकता है, मोर डिमांडिंग कस्टमर ये वीकनेस हो सकता है, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द images used to describe today's business environment. अगर ये सारी चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन करना है और अपने कमी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां हैं, कुछ वीकनेस हैं, तो उसको जो मिनिमाइज़ करना है किया जा सकता है। लेकिन ये तभी चलेगा, ये तभी होगा जब आप इसको स्टडी करोगे और समझोगे कि एनवायरनमेंट क्या है। दोस्त, हमेशा एक बात कहता हूँ कि अंधेरे को तलवार से नहीं मारा जा सकता। यू कांट फाइट डार्कनेस विद अ स्वॉर्ड। आपको क्या करना पड़ेगा? दीपक जलाना पड़ेगा। ये तभी होगा जब एनवायरनमेंट की एनालिसिस होगी। अगर एनवायरनमेंट की एनालिसिस नहीं होगी तो अपनी वीकनेस नहीं पता चलेगा और डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको एस वाली बात समझ में आ गई, डब्ल्यू वाली बात समझ में आ गई। अब आता है अपॉर्चुनिटीज। ध्यान से देखिएगा, opportunity identification and getting the first mover advantages. Opportunities identification and getting the first mover advantages. दोस्त, केस स्टडीज आ जाता है और आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी में अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन तो बोल दिया, लेकिन अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या होता है ये नहीं बोला। मेरी बात समझ में आ रही है? अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या होगा ये नहीं बोला उन्होंने। बहुत सिंपल सा सवाल है। दिस इज बैड। I'll tell you my point. जबकि केस स्टडीज में आया हुआ है, जबकि केस स्टडीज में ये आया हुआ है, इट हैज कम इन द केस स्टडीज। तो सबसे पहले समझिए कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू favorable condition in the organizational environment which enable it to strengthen its position. ध्यान से, opportunity refers to favorable condition. Opportunity refers to favorable condition in the organizational environment which enable it to strengthen its position. Opportunity refers to favorable condition in the organizational environment which enable it to strengthen its position. मतलब समझ में आया? ये वातावरण में फेवरेबल कंडीशन है, वातावरण में फेवरेबल कंडीशन है। जैसे आई टेल यू पॉइंट, आईपीएल का गेम इंडिया में हो रहा है, होता है। आईपीएल तो आपको पता है, इंडियन प्रीमियर लीग। आप देख रहे हैं ना, ये है हमारे धोनी साहब, ये है शॉट, देखा आपने ये आईपीएल, देखा आपने? सिंपल पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज, अगर इंडिया में आईपीएल का गेम हो रहा है तो जिस सिटी में गेम हो रहा है वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। किसको किसको अपॉर्चुनिटीज है? टैक्सी वाले को अपॉर्चुनिटीज है, लोग आएंगे तो टैक्सी से ट्रेवल करेंगे। आइसक्रीम बेचने वाले जो ऑडिटोरियम के सामने बेचेंगे उनके लिए है। होटल, यस, कई लोग बोल रहे हैं सर होटल, हाँ बिल्कुल, होटल वाले के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। एयरलाइंस, यस, एयरलाइंस के लिए भी, उस रूट का एयरलाइंस टिकट भाग जाएगा ऊपर, तेज हो जाएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो अगर वातावरण में कोई अच्छी चीज़ हुई तो उस अच्छे चीज़ में अपनी बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटीज। कोई अच्छा चीज़ हुआ, उस अच्छे चीज़ के कारण, कुछ अच्छे चीज़ के कारण हमारे बिजनेस में हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, अच्छा कितना पड़ेगा, हमें कैसे उसको ग्रैब करना है, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी। दैट्स अ फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा स्वच्छ भारत पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? स्वच्छ भारत पे ध्यान देना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड दैट स्वच्छ भारत पे आपको ध्यान देना है। अब स्वच्छ भारत का मतलब क्या है कि गांव-गांव में टॉयलेट बनेंगे। अब गांव-गांव में टॉयलेट बनेंगे तो जो सीट देख रहे हो, टॉयलेट सीट, ये कम्बोर्ड है, ये बाकी के सीट्स हैं, इनका बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो देश के प्राइम मिनिस्टर के एक स्टेटमेंट से कि स्वच्छ भारत होगा, ये जितने भी जो कंपनीज़ हैं जो इसमें डील करती हैं, चाहे वो हिंडवेयर है, चाहे वो कजारिया है, चाहे वो जितने भी कंपनीज़ हैं आप ये देख रहे हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्योंकि ये फेवरेबल हुआ, अनफेवरेबल हुआ? फेवरेबल हुआ। क्योंकि अगर ये बढ़िया से प्लानिंग करेंगे
तो इनको दिखता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है, तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो हिंडवेयर वाला भी अपना मार्केट, ये सोमानी साहब हैं, ये कलकत्ता के लोग मारवाड़ी लोग हैं, तो ये भी देखेंगे कि मेरे को इस पूरे बिजनेस में कितना मिलेगा। तो इनको अपॉर्चुनिटी दिखेगा कि कितने जो हैं ये गांव-गांव में लगेगा, पैसा कौन देगा, ये एनजीओ के थ्रू लग रहा है या सीधा उनके पास पैसा जाके लग रहा है। ये बहुत सारे इनका रिसर्च शुरू हो जाएगा, इनका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनको मार्केट में एक अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगा, इनको मौका दिखेगा और उस मौके पे चौका लगाने की ये कोशिश करेंगे। चाहे वो सोमानी ग्रुप की कंपनी हो, जैसे आपने हिंडवेयर देखा, चाहे वो कजारिया ग्रुप का हो, चाहे वो एनी डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो बनाती हैं ये कम्बोर्ड वगैरह, उनके लिए ये मौका मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटीज़, और उनको प्राप्त करने के लिए ये एक सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अगेन आई विल टेल यू द अनदर अपॉर्चुनिटीज़। लॉन्ग बैक टिल 15-16 इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ही कम होते थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ही कम होते थे, ना मात्र के होते थे। उस समय फर्स्ट पॉइंट देखा जाए एनवायरनमेंट एनालिसिस का, तो उस समय पेटीएम के मालिक मिस्टर शर्मा ने ये देखा, ये है पेटीएम, इनके मालिक हैं शर्मा साहब। इन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान में आने वाले कल में यंग ब्लड जो है वो ज़बरदस्त क्या होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे। वो जोमेटो खरीदेंगे, स्विगी खरीदेंगे, वो बाकी से सामानें खरीदेंगे। 1 किलो आलू भी खरीदना हो तो क्या करेंगे कि वो खरीद के लाएंगे, किससे? ऑनलाइन से। तो उसने प्लेटफॉर्म पेटीएम को डेवलप किया। ही ऑल्सो माइट नॉट बी नोइंग कि एक दिन ऐसा आएगा कि देश का प्रधानमंत्री कहेंगे कि कल से मैं डिमोनेटाइजेशन, आपको पढ़ाऊंगा भी, इसमें आएगा भी कि कल से डिमोनेटाइजेशन है, 500 रुपया और 1000 रुपया के नोट नहीं चलेंगे। अब क्या हुआ, जब ट्रांजैक्शन पैसे से नहीं होंगे तो कैसे होंगे? ऑनलाइन होगा। उन्होंने देखा कि यही ये मौका है। अगर उस समय का आप एडवर्टाइजमेंट देखे हो, आप छोटे होंगे, तो उस केस में देखिएगा टीवी के हर चैनल पे जैसे ही आपने ऑन किया, पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो, और मौका मिला। सो दिस इज व्हाट आई कॉल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड बिकमिंग द फर्स्ट मूवर। यानी कि इसके पहले कि कोई दूसरा उस मौके का फ़ायदा उठाए, हम उस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। ये बात आप लोगों को समझना है। So, opportunities identification and getting the first mover advantages. That's clear? यही बात लिखना है। एग्जाम में क्या लिखेंगे? मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया। दोस्त, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बहुत सारे केस स्टडीज़ आए हैं। ध्यान से एक बात सुनना, 1 लाख केस स्टडीज़ तैयार कर लो, आप लिख नहीं पाओगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। एंड अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एक भी केस स्टडीज़ ना करो, और कंसेप्ट क्लियर है तो उसका आंसर दे दोगे। इसलिए मैं केस स्टडीज़ समझाने तो हर कंसेप्ट के बाद समझाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये केस स्टडीज़ आया है। यानी कि ऐसे ही सिचुएशन दे दिया और बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी इन दिस केस। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ही नहीं पता, उसका मीनिंग ही नहीं पता, तो आप क्या केस स्टडी लिखोगे? आप 1 लाख केस स्टडीज़ कर लो, आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में रहे हो ना? इसलिए मीनिंग समझना। सो अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट विच एनेबल इट टू स्ट्रेंथन इट्स पोजिशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी helps an enterprises to be the first to exploit them instead of losing them to the competitors. पेटीएम ने इसको बहुत अच्छी तरह से यूज किया। That's what I will talk about this is. Fourth is coming, 6 है, आपको पता है। Threat identification is in early warning signal. ध्यान से देखिएगा, Threat identification in early warning signal. अगर बिजनेस की एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से एनालिसिस किया जाए तो थ्रेट पता लगेगा। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट रेफर्स टू अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट विच क्रिएट्स अ डैमेज एंड रिस्क टू द पोजीशन ऑफ द कंपनी। डैमेज टू द रिस्क ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रेट्स। ये परिभाषा आपने देखा, क्योंकि केस स्टडीज में थ्रेट का सिचुएशन डाल देगा और आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई विच इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट एनालिसिस दिस पैरा इज टॉकिंग अबाउट। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा।
मेरी बात समझ रहे हो ना आप? ऐसा वो क्वेश्चन पूछेगा। सो हाउ कैन यू डू दैट? दैट इज द मेन पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, थ्रेट क्या होता है? थ्रेट ये होता है कि बिजनेस के एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हुआ है कि अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे पोजीशन को डैमेज कर देगा, मेरे पोजीशन पे रिस्क है। आई टेल यू अ वेरी सिंपल पॉइंट। जैसे सपोज नोकिया का फिर से एग्जांपल लेता हूं। जब एंड्रॉयड आया तो नोकिया के ऊपर थ्रेट आया, बट चूंकि एनवायरनमेंट की एनालिसिस नहीं करी, उसने कस्टमर के बिहेवियर की एनालिसिस नहीं करी, उसने मार्केट के पैरामीटर की एनालिसिस नहीं करी, और उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, मौत के घाट उतर गया। अगले के पॉइंट पर, नॉट ओनली नोकिया, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उस समय की एक कंपनी होती थी ब्लैकबेरी। देखिए मैं उस समय बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2018 तक टॉप सीईओ के हाथ में अगर ब्लैकबेरी नहीं होता था तो लोग बोलते थे कि आपके पास ब्लैकबेरी नहीं है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? आज अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ब्लैकबेरी हो तो लोग बोलेंगे कि आज भी ब्लैकबेरी यूज करते हो, हालांकि आज तो है ही नहीं। वाई? बिकॉज इन लोगों ने एनवायरनमेंट की एनालिसिस अच्छी तरह से नहीं किया और थ्रेट इनको पता नहीं चला, और जब थ्रेट पता नहीं चला तो दे कुड नॉट डू इट। दे कुड नॉट डू इट। आई विल टेल यू पॉइंट। इस एग्जाम्पल से आप शायद कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी पहले चीज़ें बदल गई हैं। आई विल टेल यू द पॉइंट। थ्रेट समझिएगा, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जो यूटिलिटी को रिप्लेस करता है। जब बहुत छोटे होंगे ना तो छोटे छोटे कैमरा आता था, उस कैमरा में रील लगानी होती थी। ये कैमरा देखो, रील लगता था। कोडक को ये बात समझ में नहीं आई कि कैमरा, उनके कैमरा को कैमरा कंपीट नहीं कर रहा, उनके कैमरा को मोबाइल से कंपटीशन है। मोबाइल बिकेम द कंपेटिटर ऑफ द कोडक कैमरा, एंड कोडक कैमरा बंद हो गई, बिक गई, बंद हो गया, शट डाउन हो गया। व्हाई? बिकॉज कोडक को समझ में नहीं आया कि मोबाइल इज रिप्लेसिंग द कोडक कैमरा। आप देखो ना, आप कहीं भी जाते हो, आप कैमरा नहीं देखते, आप कैमरा के बारे में नहीं सोचते, आप किसके बारे में सोचते हो? मेरा मोबाइल अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें कैपेसिटी है या नहीं है, पुराने जो वीडियोस हैं वो डिलीट करने वाले कौन कौन से हैं, उसको खाली करके रख दो, उसको हटा दो। यू डोंट थिंक कि आपको कितने रील, अब तो रील वाले तो ऐसे ही बंद हो गए। सो वेरी सिंपल पॉइंट इज दैट ये थ्रेट आइडेंटिफिकेशन है फॉर अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट आइडेंटिफिकेशन फॉर अर्ली वार्निंग सिग्नल। Threat identification for early warning signal. Threat identification for early warning signal. ये threat identification है, ये this is completely a threat identification in the early warning signal. अगर नोकिया को ये थ्रेट पहले ही पता लग गया होता तो नोकिया अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी पे आ जाती है। मैं आपको एक फिर से बात बता देता हूं, जितनी कंपनियां ये थ्रेट समझ रही हैं, आने वाले कल में BMW, आने वाले कल में मर्सिडीज बेंच, ये सारी कंपनियां आज से 50 साल बाद बंद हो जाएंगी। द कंपनी लाइक टेस्लास, द कंपनी लाइक गूगल, द कंपनी लाइक आईफोन, this is Apple, the company like Apple will manufacture the car and completely driverless car. So जब एनवायरनमेंट की स्टडी करी जाएगी तभी ये पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट पे रिस्क क्या है. What is the risk we have? That is the point we need to understand. So threat identification for the early warning signal, ये एनवायरनमेंट एनालिसिस से ही पता चलेगा. आपको मैंने एग्जांपल दिया किस तरह से मोबाइल ने खत्म कर दिया. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि एक कंपनी ने थ्रेट को आइडेंटिफाई नहीं किया. ये आप शायद गूगल करना पड़ेगा. हिंदुस्तान की वॉच की, घड़ी की सबसे बड़ी कंपनी थी HMT. क्यों बंद हो गई? इसलिए बंद हो गई कि उसने अपने रूपरेखा को, अपने डिजाइन को, अपने शेप को, अपने साइज को नहीं बदला. उसको मतलब समझ में नहीं आया कि घड़ी रिप्लेस कर रहा है. आज घड़ी को रिप्लेस कर रहा है मोबाइल फोन, घड़ी को रिप्लेस कर रहा है टेलीविजन. आपको अगर मान लिया जाए कि टाइम देखना है तो घड़ी में आप कम देखते हैं. उसको ये बात समझ में नहीं आई. घड़ी एक कौन सी आइटम है, आप लोग क्या कहते हैं, एक्सेसरीज आइटम है. घड़ी टाइम देखने के लिए नहीं, एक्सेसरीज के लिए पहना जाता है. जिस कारण के लड़कियों के पास पहले एक दो घड़ी होती थी, अब जितने सूट हैं उतने घड़ी हैं.
चाहे वो 2 रुपया की हो, चाहे 200 रुपया की हो, लेकिन है। वाई दिस थिंग HMT डिड नॉट अंडरस्टैंड। HMT को बात समझ में नहीं आई, HMT बंद हो गई। तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने थ्रेट को समझा नहीं, थ्रेट को परखा नहीं, एनवायरनमेंट को पढ़ा नहीं, एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस को समझा नहीं और खत्म हो गए भाई साहब, खत्म हो गए। सो ये है थ्रेट आइडेंटिफिकेशन फॉर द अर्ली वार्निंग सिग्नल। Threat refers to unfavorable condition in the organizational environment which creates a damages and risk to its position. So ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आया। डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट में कुछ हुआ है और हम नहीं बदले तो हमारे पोजीशन पे रिस्क है। अब आगे देखिए NCERT हमारा क्या कहता है। इट हेल्प्स द फॉर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट रेफर्स टू the external environment trend and the changes that will hinder a firm performance। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हुआ है जो कंपनी के ट्रेंड को, कंपनी के परफॉर्मेंस को हिंडर यानी बाधा पहुंचाएगा, उसके परफॉर्मेंस को बाधा पहुंचाएगा। Besides opportunity, environment happen to be the source of the many threat। अब ये सोर्स क्या है? That can be environmental awareness। Environmental awareness can help manager to identify the various threat on time and serve as an early warning signal। यानी कि अगर उसको मैनेजर समझेगा तो सिग्नल को समझेगा। For example, if an Indian firm find that a foreign multinational is entering in the Indian market with a new substitute, it should act as a warning signal। On the basis of this information, the Indian firm can prepare themselves to meet the threat by adopting the new things। तो ये आपको थ्रेट समझ में आ गया कि थ्रेट एक अनफेवरेबल सिचुएशन है जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को हिंडर करता है, बिजनेस के राइजिंग ट्रेंड को हिंडर करता है। तो अगर बिजनेस की एनवायरनमेंट की स्टडी करी जाएगी तो नेचुरली क्या होगा, इसे बचा जा सकता है। सो मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ रहा है बिज़नेस की ये बातें सुन के, बिज़नेस की बातें ये समझ के, और मज़े की बात है कि यही बात आपको मज़े में एग्ज़ाम में लिखनी है। पॉइंट नंबर 5, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब ध्यान देखिएगा, ऊपर से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अगर कंपनी को अपनी रिसोर्स पता लग गया कि रिसोर्स की ताकत क्या है, उसको ये पता लगा कि रिसोर्स में कमजोरी क्या है, उसको ये पता लग गया कि एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, उसको ये पता लग गया कि एनवायरनमेंट में थ्रेट क्या है, तो इन सभी को यूज करके क्या कर सकता है, प्लानिंग एंड पॉलिसी का फॉर्मुलेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? प्लानिंग एंड पॉलिसी का फॉर्मुलेशन कर सकता है। ध्यान से, अब इस पे एग्जाम में क्या लिखोगे? सिंस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस, its understanding and analysis can be the basis for deciding the future course of action, planning, or training guidelines for decision-making policy. For example, entry of a new player in the new market, which means more competition, may make an enterprise think afresh about how to deal with the situation. Simple, वही बातें आपको लिखनी है। 6 and आखिरी, It helps in improving performance। It helps in improving performance। इसके अंदर भी क्या लिखोगे? अगर आपको पता लग गया कि आपके पास रिसोर्स क्या है, रिसोर्स की स्ट्रेंथ, आपको पता है रिसोर्स की वीकनेस, आपको पता है एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, आपको पता है एनवायरनमेंट का थ्रेट, अगर ये चारों चीज़ें पता है तो क्या ये हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। ये हेल्प क्या करेगा? इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। नहीं, स्ट्रेंथ, रिसोर्स का स्ट्रेंथ, रिसोर्स का वीकनेस, एनवायरनमेंट का अपॉर्चुनिटीज, एनवायरनमेंट का थ्रेट। हेल्प इन व्हाट? इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। देखिए, पहले क्या था? असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब क्या है? हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। क्या? इन्हीं पॉइंट को अगर लिख दोगे ना तो बेटा नंबर मिल जाएगा। समझ आ गया? ध्यान से। So the final reason for understanding the business environment relates to whether or not it really make a difference in the performance of the enterprise. The answer is that it does appear to make a difference. Many studies reveal that the future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment. The enterprise that continuously monitor
their environmental and adopt suitable business practices are the ones which not only improve their present performance but also continues to succeed in the market for a longer period. सो बेटा मुझे अच्छी तरह से लग गया कि अब अगर आपसे एग्जाम में कोई कुछ पूछता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट, तो आप कहोगे कि देयर आर द 6 इंपॉर्टेंस SWOT SWOT और आगे असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी एंड देन बिजनेस परफॉर्मेंस, राइट। ये आपको 6 बातें आपको लिखनी है और ये 6 की 6, ये पूरा आंसर यहाँ पॉइंट, यहाँ पे 6 पॉइंट आ गया और बाकी के आंसर पूरा यहाँ पे आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना आ सकता है आया है पॉइंट, नहीं आया तो सिर्फ पॉइंट ही रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी काम करते हैं, अपन लोग ना एग्जामिनेशन का क्वेश्चन करते हैं, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन करते हैं, करें एग्जामिनेशन का कोर्स करते हैं। पहला ही केस स्टडीज आ गया, चले ना केस स्टडी करें। आप देखिए ये केस स्टडीज है। अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। चलिए नीचे लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हम डिफाइन कर देंगे जिसमें आप जनरल एंड स्पेसिफिक बोल सकते हैं। 2, ये केस स्टडीज है। एक्सप्लेन द टर्म थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। आ गया ना, यानी कि थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी को आपको पैराग्राफ में पहचानना है, ठीक है। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, समझ आई। अब पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, अब देखिएगा शुरू से पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। कपिल शर्मा, ये कॉमेडियन नहीं है, इज वर्किंग एज अ कंट्री हेड ऑफ अ कंपनी विच ओन्स अ चेन ऑफ ए मॉल्स अंडर द नेम बिरतुशो, जो भी है, इन द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया। ये चेन ऑफ मॉल चलाता है। थ्रू एन एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, it has been brought to his notice that in the coming year, shopping at a mall will not be a necessity for the buyers, as purchase can be made online from anywhere and anytime with the ease and at the consumer's convenience. क्या हुआ? मॉल का ये टॉप लेवल का बंदा है, मॉल में लोग नहीं आएंगे क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑनलाइन का पैटर्न आया है। तो एक बार बताइए, मॉल के पोजीशन पे डैमेज है या नहीं है? मॉल के पोजीशन पे डैमेज है। मैंने क्या बताया था थ्रेट में? अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि ऑनलाइन का आना मॉल के लिए अनफेवरेबल है, फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। तो अनफेवरेबल कंडीशन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट विच क्रिएट्स अ डैमेज और रिस्क टू इट्स पोजीशन। तो बताइए ऑनलाइन का आना मॉल के लिए डैमेज है या नहीं है? रिस्क है नहीं है? रिस्क है। तो ये लाइन थ्रेट है। तो जो क्वेश्चन में लिखा है ना कि विच पैराग्राफ टॉकिंग अबाउट थ्रेट, तो थ्रेट आपने पहचान लिया। हेंस मॉल विल हैव टू प्रोवाइड अ मच मोर देन शॉपिंग टू बी एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर, यानी शॉपिंग के अलावा कुछ करना पड़ेगा जो ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। सो ही रिकमेंड्स दैट द बिरुत्सु मॉल शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड इनटू द रिक्रिएशन सेंटर, मतलब मजे के लिए सेंटर है। अब रिक्रिएशन क्या हो गया? अपॉर्चुनिटीज, ऑफरिंग मोर स्पेस टू सोशलाइज, आपस में मिलने के लिए, होस्ट इवेंट, पार्टी करने के लिए, एंड कंसर्ट्स, स्टार को बुलाओ, कंसर्ट करो, एंड प्रोवाइड एम्पल फूड एंड बिवरेजेस ऑप्शन, पीने और खाने की व्यवस्था करो जो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। अब ये जो चीजें हैं ये क्या है बताइएगा? ये क्या है? ये अपॉर्चुनिटीज है। Consequently, the share of the entertainment segment and the food and the beverages segment in the overall mall space is increased by 20%. ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। एज अ रिजल्ट द कंपनी गेन्स इनॉर्मसली बाय गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी में आएगा। तो अपॉर्चुनिटी में क्या लिखोगे? अपॉर्चुनिटी इज अ फेवरेबल कंडीशन विच एनेबल द कंपनी टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन, यानी कि वो फेवरेबल कंडीशन है जो कंपनी को हेल्प करता है अपनी परिस्थिति, अपनी ताकत को बढ़ाने में। तो ये अपॉर्चुनिटी आ गया। opportunities, advantages in the context of the above cases। ऊपर केस में define the term business environment, business environment आप कर ही सकते हो। and then
एक्सप्लेन द टर्म थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। आप सिंपल डेफिनेशन लिख दो और आ जाएगा। आंसर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट फिर भी आपको मैं समझा रहा हूं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprises, but they may affect the business performance. आपको पता है, the term threat refers to the external environment, trends, and the changes that will hinder a firm performance. यही बात आपको लिखनी है। ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ट्रेंड एंड चेंजेस, यानी जो ट्रेंड एंड चेंजेस हैं जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं। थ्रू एन एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, इट हैज बीन ब्रॉट टू हिज नोटिस दैट इन द कमिंग ईयर द शॉपिंग एट अ मॉल विल नॉट बी नेसेसिटी। ये सेम वही लाइन आपको कॉपी करना है और कुछ नहीं। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है कि ये केस स्टडीज आप आराम से लिख सकते थे। Let's go for the question number 2. The understanding of the business environment enable the firm to identify the opportunity. What is meant by the opportunity here? देखा opportunity का पूछ दिया। ये एग्जाम में 2011 में ऑल इंडिया में आया हुआ है। सो क्या है? Opportunity refers to positive external trend or the changes that will help the firm to improve the performance. ठीक है? It's a favorable condition in environment. तो it's the external trend or the changes that will help the firm to improve the performance. तो आपको ये परिभाषा लिखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का, देन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि अब अगर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आ गया, तो आप आराम से अपने एग्जाम में लिख सकते हो। आंसर सिंपल है, SWOT हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड देन व्हाट? परफॉर्मेंस। सेम पॉइंट आपको लिखना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू दिल से।